हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मूवी टू ड्रामा की नई वीडियो में। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 और यह है एपिसोड 5। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है आर्गाई जो अपनी वैन ड्राइव कर रहा होता है और उसकी वैन में वो घायल एजेंट जोनाथन, उसका भाई और माइक होते हैं। वो भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे मिलिट्री पड़ी होती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं और हाँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैन में ही एजेंट का ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। मरने से पहले वो एजेंट बताता है कि ओवन से बताना है कि लड़की को खतरा है और वो फिर उन्हें एक पेन देता है और एक नंबर का जिक्र करता है। इससे पहले कि वो नंबर बता पाता उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इन लोगों के पीछे अभी भी हमलावर पड़े हुए हैं और ये लोग भाग रहे होते हैं। इतनी ही देर में ये लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और गाड़ी को अपनी कच्ची रोड पर ले जाते हैं। तब जाकर इनका पीछा उन लोगों से छूटता है। वहीं फौज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जो जोनाथन के घर पर कोने कोने की तलाशी लेते हैं और उन्हें केवल वो लेटर मिलता है जिसे माइक ने फेंका था। साथ में एजेंट को भी साथ ले जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, जिसको लास्ट एपिसोड में गोली लगी थी। फिर हमें एल दिखाई जाती है जो प्रोफेसर सैम और ओवन के साथ उनके सीक्रेट लैब में जाती है। ये लैब भी पहली ही लैब की तरह सेम टू सेम बनाई गई थी। ये एक अंडरग्राउंड लैब होती है जहां पर प्रोफेसर ओवन और सैम उस बंकर लैब के कक्ष में एल को ले जाते हैं, जिसमें एक टैंकर टाइप की मशीन जिसका नाम नीना होता है। वहीं पर एल को आवाज़ भी आती है जो डॉक्टर बर्नर की होती है, जिसे देखकर 11 उर्फ एल वहां से बहुत तेज़ी से भागती है। पर आगे जाकर उसको सोल्जर पकड़ लेते हैं और वहीं पर बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बर्नर 11 से माफ़ी मांगकर कहते हैं तुम्हारा फिर से तुम्हारे घर में स्वागत है। नेक्स्ट सीन में हॉपर को दिखाते हैं जो लास्ट एपिसोड में पकड़ा गया था। भागने की वजह से उसकी जमकर पिटाई भी हो चुकी होती है। फिर उसको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर उसको इंजो मिलता है जो कि अब एक कैदी बन चुका होता है। लास्ट एपिसोड में उसको भी पकड़ा गया था हॉपर की मदद करने के लिए। हॉपर इंजो को 2-4 घूंसे लगाकर अपना गुस्सा उतारता है क्योंकि यूरी ने धोखा जो दिया था। फिर हॉपर जॉयस को पूछता है। नेक्स्ट सीन में यूरी अपने प्लेन से जॉयस और मर्री को रसिया ले जा रहा होता है। फिर एडी को दिखाते हैं जो अभी भी रिक के घर पे छिपा हुआ था और नैन्सी को रेडियो फोन से कॉल करके खाने की डिमांड करता है। फिर मैक्स को दिखाते हैं जो अपने सपने में आए हुए हर चीज़ को ड्रॉ कर रही होती है। नैन्सी और डस्टिन उस ड्राइंग को देखते हैं और नैन्सी अपनी सूझ से उस ड्राइंग को एक साथ सही क्रम में लगाकर सारे सबूत पा जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि जो ड्राइंग मैक्स ने किया है उसने जो भी सपने की दुनिया में देखा था वो विक्टर क्रील के घर की ड्राइंग है। फिर एल को दिखाते हैं। होश में आने पर एल खुद को अपनी पुरानी रूम में पाती है जहां उसे पहले ट्रेनिंग मिली थी। ये लैब हॉकिंस में होती है जो अब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। एल वहां से भागकर रैम्बो रूम में जाती है पर वहां पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर उसके पीछे एक आदमी आता है जो एल से कहता है, अरे वाह देखो कौन आया है, जाकर फिर मत सो जाना, 10 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर ये सीन कई बार दोहराई जाती है जैसे एल किसी लूप में फंस गई हो। एल कई बार इधर उधर भागती है पर लौट कर उसी रूम में वापस आ जाती है और वही शख्स बार बार एक ही बात को दोहराता रहता है जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग प्ले किया हो। फिर हमें पता चलता है ये जो सीन बार बार हो रही है ये एल के बीते हुए पल है जो उसके बचपन से थे। ये सब एल की यादें थी जो प्रोजेक्ट नीना से हो रहा था। ये सब यादें थी जो प्रोजेक्ट नीना में दोहराई जा रही थी। हमें जो बड़ा सा टैंक दिखाया गया था उसमें किसी लिक्विड के साथ एल को रखा गया है और जिस समय उसे ट्रेनिंग मिली थी उसी याददाश्त को ताज़ा किया जा रहा था। प्रोफेसर सैम और डॉक्टर बर्नर बाहर से एल पर नज़र रखे हुए थे। फिर इधर जोनाथन, विल, मैक्स और आर्गाई उस एजेंट की बॉडी को दफना रहे होते हैं और आर्गाई पिज्जा बॉक्स पर उस मरे हुए एजेंट का ग्रैंड स्टोन बनाने के लिए नाम पूछता है पर पेन से लिखने की बहुत कोशिश करता है पर वो पेन नहीं चलता है। जबकि माइक भी वहीं पर यह सोचता है कि आखिर उस आदमी ने हमें खराब पेन क्यों दिया होगा। माइक के दिमाग में अचानक से उस एजेंट के नंबर वाली बात पर ध्यान जाता है और वो गाड़ी से उतरकर आर्गाई की तरफ बढ़ता है। फिर वो आर्गाई से पेन लेकर उसे खोलता है और फिर अंदर से उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर कुछ नंबर लिखा हुआ था, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये वही नंबर था जिसको वो एजेंट बताना चाह रहा था पर ये नंबर पहले से ही पेन के अंदर मौजूद था। ये लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे। फिर जेल दिखाते हैं जहाँ इंजो वहाँ के जेलर से निकलने के लिए सेटिंग करने की कोशिश करता है। वो उसको हॉपर से रुपए दिलवाएगा ये कहता है पर हॉपर कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जेलर चला जाता है। फिर हॉपर इंजो को बताता है कि किस तरह उसने अपनी बेटी को कैंसर से खो दिया। उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। फिर एल और जॉयस उसकी लाइफ में आए
और आखिर में उसकी वजह से जॉयस की भी जान को खतरा हो गया और उस लड़की की लाइफ को भी खतरा है। फिर अचानक से वहाँ एक तेज धाड़ की आवाज़ आती है तो इन्जो अपने जेल से गेट की तरफ देखकर बोलता है, मैंने सुना है कि अमेरिका से एक राक्षस लाया गया है। फिर वो बोलता है, हम लोगों की मौत शायद यहीं पर तय है। फिर ट्रेलर पार्क दिखाते हैं जहाँ पर एडी के चाचा रहते हैं। वहाँ पर वही लेडी जाती है जो जोनाथन के घर आई हुई थी। वो लेडी वहाँ आकर जांच करने के लिए उनके घर को खाली करने को कहती है, क्योंकि जहाँ पर क्रिसी मरी थी वहाँ पर अब एक काला निशान पड़ चुका है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में पैट्रिक जो चर्च में क्रिसी के फ्यूनरल में होता है, उसे अचानक घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और दिखाई भी देती है। फिर उसके बाद बाहर दिखाते हैं जहाँ जेसन को कुछ पुराने फोटोज मिलते हैं, जिससे उसे पता चल चुका होता है कि लूकस भी हेलफायर ग्रुप का एक मेंबर था। जेसन के साथियों में से एक रिक का एड्रेस देता है और बोलता है कि एडी को वहां भी ढूंढना, क्योंकि वो एडी का ड्रग सप्लायर है। नेक्स्ट सीन में स्टीव जो अपनी टीम के साथ विक्टर के घर पहुंच चुका होता है। वो घर लॉक होता है, जिससे रॉबिन पत्थर मारकर वहां का ग्लास तोड़ देती है, तो स्टीव हाथ डालकर लॉक को अंदर से खोलता है। घर बहुत साल से बंद था तो अंदर अब लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो डस्टिन अपनी टार्च जलाता है। स्टीव बोलता है, सबको टार्च कहाँ से मिली? तो डस्टिन बोलता है, छोटे बच्चे हो क्या? फिर वो अपना बैग देकर टार्च निकालने को बोलता है और स्टीव टार्च निकालकर बैग को वहीं छोड़ देता है। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो वही सपने वाली घड़ी जो सबको मौत से पहले नजर आती थी वहाँ दीवार पर दिखाई देती है। घड़ी देखकर इन लोगों को पक्का हो गया था कि वेकना का इस घर से जरूर कोई संबंध है। फिर नैन्सी सबको दो दो के ग्रुप में बांट देती है। वो सभी उस घर में फैल जाते हैं क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ उन्हें ज़रूर मिलेगा जिससे मैक्स की जान बचा सके। और जैसे ही वहाँ से सब लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ का एक झूमर जलने लगता है, जबकि इधर जहाज में जॉयस को पता लगता है कि यूरी को पुकारने पर वो जहाज के शोर से इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ रखे डिब्बे से कांच की बोतल गिराकर उस कांच से रस्सी काटने को कहती है। यूरी की गन छीनकर उन्हें वापस ले जाने को मजबूर करेगी। तो मर्री भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। फिर एल को दिखाते हैं जो अभी भी अपनी यादों में फंसी हुई होती है। वो वापस से उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर दूसरा व्यक्ति वहां आकर वही शब्द फिर से दोहराता है, देखो तो कौन आ गया है हमसे मिलने। फिर एल की नज़र ऊपर लगे कैमरे पर जाती है तो वो उस कैमरे के पास जाकर उसमें देखकर चिल्लाती है कि मुझे बाहर निकालो। फिर वो ध्यान देती है कि सब कुछ बार बार क्यों हो रहा है और कुर्सी से उतरकर शीशे की तरफ जाती है तो उसे शीशे में अपना बचपन वाला रूप दिखाई देता है। फिर उसे अचानक एक आवाज़ भी आती है जो डॉक्टर बर्नर की थी। डॉक्टर बर्नर उसे सपने से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ हिंट देने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि निकोलस ने एक औरत की कहानी लिखी थी जिसका नाम नीना था। उसका पति जंग में मर गया था। तो वो औरत इस बात को मानने से इनकार करती थी। वो इस बात को नहीं मानकर हर रोज स्टेशन जाया करती थी और उसके लौटने का वेट किया करती थी। वो इस याद में खोए रहना चाहती थी। तो एल को इस हिंट से समझ आता है उसके साथ जो बार बार हो रहा है वो बस एक याद है जो उसके बचपन में बीत चुका है। डॉक्टर से एल खुद को वहाँ से निकालने को कहती है, पर डॉक्टर कहता है कि तुम खुद ही अपनी मदद कर सकती हो, तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हें खुद करना होगा। फिर 11 के सामने वही शख्स आता है और सारी बातें दोहराता है। इस बार उसकी बातों को एल ध्यान से सुनती है और याद करती है जो उसके बाद हुआ। वो शख्स 11 से बातें करता है पर एल देर से आने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। तो वो शख्स कहता है ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर गेट खुलता है और वहाँ रैम्बो रूम में डॉक्टर बर्नर उर्फ पापा आते हैं। वहाँ के सारे बच्चे उन्हें पापा कहते थे। पापा सारे बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लैब ले जाते हैं। उनके पीछे एल उर्फ 11 भी चल देती है। फिर डॉक्टर बर्नर प्रोफेसर सैम उर्फ ओवन जो बाहर से ही एल को मॉनिटर कर रहे थे सब कुछ देख और सुन रहे थे। डॉक्टर ओवन कहते हैं हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि उनको उनके साथी का फ़ोन आ चुका था। नेक्स्ट सीन में माइक, विल और जेसन जो कि अब एक पीसीओ के पास होते हैं उस नंबर पर कॉल करते हैं। उन्हें रिंग की जगह पर वार गेम की म्यूजिक सुनाई देती है क्योंकि जो नंबर उन्हें डायल किया था उससे कंप्यूटर पर कॉल जा रही थी। तो माइक उन लोगों से बताता है कि हमें इस नंबर से हर हाल में डॉक्टर ओवेंस और 11 को सब कुछ बताना ही होगा। वो लोग उस कंप्यूटर को ढूंढकर उसको हैक करने की बातें करते हैं। फिर माइक सूजी का जिक्र करता है जो कि डस्टिन की एक फ्रेंड है जिसने पहले एपिसोड में डस्टिन की मदद की थी उसके नंबर हैक करके। फिर ये लोग सूजी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाने में एक रात का समय लगना था। फिर एडी को दिखाते हैं जो
कुछ आवाज़ सुनकर बाहर झांकता है तो उसे जेसन रिक के घर के पास आता दिखाई देता है और वो जल्दी से रेडियो फ़ोन उठाकर डस्टिन और बाकी सबसे हेल्प मांगता है। पर स्टीव ने बैग से टार्च लेकर उसे वहीं छोड़ दिया था तो रेडियो बाहर ही रह जाता है। यहाँ स्टीव को जांच करने पर कुछ मकड़ियाँ मिल जाती हैं जिससे वो डर कर पीछे हट जाता है। फिर मैक्स और लूकस जो विक्टर के घर पर एक साथ थे, उन्हें अचानक से एक लैंप जलता बुझता दिखता है। फिर वो उस लाइट के पीछे जाते हैं, वो लाइट दूसरे लैंप पर चली जाती है। इसी तरह से वो लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो लूकस मैक्स उस लाइट का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच एल उर्फ 11 की यादों में दिखाया जाता है जहाँ पर नंबर 2 लाइट को अपनी पावर से नचा रहा था। इसके बाद एल यानी 11 का नंबर आता है तो वही अनजान शख्स 11 को ध्यान लगाने को और एनर्जी को ढूंढने को कहता है। फिर 11 कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ खड़े नंबर 2 और कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं तो वही अनजान शख्स नंबर 2 और उन लोगों को डांटता है। फिर डॉक्टर बर्नर के बोलने पर 11 लाइट को जलाने में कामयाब हो जाती है। अपनी शक्ति यूज करने की वजह से 11 की नाक से खून आ जाता है। वो खून साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसके दोनों हाथों पर खून लगा होता है। फिर वो बाहर निकलती है तो उसको दिखता है कि हर तरफ उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं, जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा होगा। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस याद की वजह से ही 11 का हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है तो डॉक्टर ओवन उसे वहाँ से बाहर निकालने को बोलते हैं। फिर जॉयस को दिखाते हैं जो मर्री की रस्सी काट रही थी। यूरी ने उसको देख लिया और उसे रोकने के लिए आ गया। तब तक मर्री की भी रस्सी कट चुकी थी। मर्री और यूरी में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और मर्री यूरी को मारकर उसकी गन गिरा देता है। इसके बाद मर्री यूरी को अपने कराटे से बेहोश कर देता है। अब मर्री और जॉयस दोनों को प्लेन उड़ाना नहीं आता था तो वो प्लेन वहीं बर्फ और जंगल के बीच में क्रैश हो जाता है। फिर हमें विक्टर का घर दिखाया जाता है। अब तक रात भी हो चुकी होती है। लूकस बताता है कि वेक्ना उल्टी दुनिया में ही ठीक इसी घर में रह रहा है। वहाँ की लाइट बुझ जाती है। फिर नैन्सी उन सबको टार्च बंद करने को बोलती है। नैन्सी उन सबको उसी घर में फैल जाने को भी कहती है। इसके बाद इनकी टार्च और वहाँ की लाइट बिना सेल और बिजली के जलने लगती है तो ये सब एक साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं जो सीढ़ियों से अटारी पर जा रहा था। जबकि यहाँ रिक के घर में जेसन को एडी नहीं मिलता है तो उसका ध्यान बोर्ड हाउस पर जाता है जहाँ एडी अभी भी छिपा था। जबकि पैट्रिक को घड़ी की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। जेसन पैट्रिक को साथ में आने को बोलता है। ये लोग बोट हाउस में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं नाव नहीं है और तेजी से बाहर आते हैं तो देखते हैं एडी नाव से भाग रहा था। जेसन खुद अपने कपड़े उतारकर और पैट्रिक से भी कपड़े उतारने को बोलता है और नदी में कूद जाता है। फिर ये लोग एडी का पीछे करने लगते हैं और ये लोग बहुत फास्ट तैर रहे होते हैं। यहाँ विक्टर के घर पर ये सब एक साथ होते हैं और सभी की टार्च एक साथ जलने लगती है। फिर ठीक इन्हीं के नीचे उल्टी दुनिया में जहाँ पर ये सब टार्च लिए खड़े थे वहीं पर वेक्ना भी हवा में बेल के साथ टंगा था। जेसन और पैट्रिक भी एडी को पकड़ने ही वाले थे कि पैट्रिक को घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं बीच पानी में रुक जाता है। जेसन भी वहीं उसको पुकारने लगता है। उसको रुका देख जेसन भी पुकारने लगता है पर वो कोई जवाब नहीं देता है। फिर अचानक पैट्रिक पानी के अंदर चला जाता है और फिर पानी के ऊपर हवा में उछलता है। उसे देखकर एडी पानी में गिर जाता है और जेसन के सामने ही पैट्रिक की भी हड्डियां हवा में टूटने लगती है और उसकी आंख भी अंदर चली जाती है। खोपड़ी भी उसकी मरोड़ देता है। इधर विक्टर के घर पर भी सबकी ताज फूटने लगती है। पैट्रिक की इस तरह मौत देखकर जेसन की हालत खराब हो जाती है। फिर इस एपिसोड का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहां 11 को चैम्बर के बाहर होश आता है और डॉक्टर बर्नर को वो मारकर वहां से भागती है। फिर कुछ गार्ड उसका पीछा करते हैं तो वो अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करती है। अपनी कोशिश करने पर वो पावर का यूज़ कर लेती है जिससे वहाँ के सारे गार्ड बेहोश हो जाते हैं। फिर वहीं पर डॉक्टर बर्नर आते हैं जिस पर एल अपनी शक्तियाँ यूज़ करने की कोशिश करती है पर उसकी शक्तियाँ फिर से काम नहीं कर रही होती हैं। फिर डॉक्टर बर्नर पीछे का गेट खोल देते हैं और अपना हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। एल को चॉइस देते हैं, उसका मन हो तो वो यहाँ से जा सकती है और वो चाहे तो मेरे साथ आ सकती है। तो एल फैसला लेती है कि वो डॉक्टर बर्नर के साथ आएगी क्योंकि एल अपनी थोड़ी शक्तियाँ यूज़ करने में सफल हो चुकी थी। इसलिए एल ने फैसला लिया कि अब वो पूरी तरह से शक्तियाँ यूज़ करना जान जाएगी तभी वो यहाँ से बाहर जाएगी और उसको अब डॉक्टर बर्नर पर पूरा ट्रस्ट बन चुका था। तो गाइस इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार और वीडियो को लाइक करो। कमेंट में हमें बताओ कि वीडियो कैसी लगी। इसके आगे के एपिसोड मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।